नमस्कार बच्चों, हमारा लेसन 5 जिसका दूसरा जो निरपेक्ष गरीबी के बाद उसका भारत में निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण सेशन 2 जिसमें हमने यहाँ पर आपके पेज नंबर 50 पर दिया हुआ है उसका अनुकरण और हम समझेंगे। भारत में निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण यानी निरपेक्ष गरीबी किसे कहते हैं, ये आपने समझाया कि परिभाषा क्या आपको समझाई थी कल हमने कि गरीबी रेखा से कम आय या खर्च वाले वर्ग को निरपेक्ष गरीबी कही जाती है, जिसमें हमने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ग्रामीण क्षेत्र के बारे में पढ़ा, यानी प्रति व्यक्ति दैनिक 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी के बारे में चर्चा की। पर यह भूखमरी की परिस्थिति को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की निरपेक्ष गरीबी निश्चित करने के लिए गरीबी रेखा सामान्य रूप से किसी एक या दौरान औसत वयस्क आयु या व्यक्ति द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले आवश्यक हेतु खर्च को निश्चित किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में गरीबी रेखा को निर्धारित विश्व बैंक द्वारा 2005 में समक्रय शक्ति के आधार पर दैनिक $1.25 निश्चित किया जाता है और जो 1990 में $1 और वर्ष 2015 में वो $1.90 निश्चित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के मदद अलग अलग देशों में ही एक ही मापदंड द्वारा निरपेक्ष गरीबी की तुलना की गई है। अब निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण जो हमें NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये परीक्षा में इसका फुल फॉर्म नाम पूछाया जाता है कि प्रति व्यक्ति संयुक्त परिवार खर्च के आंकड़ों का उपयोग करके तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत में 2004 और 5 के गरीबी, वहाँ पर अंडरलाइन कर दो, MCQ में आता है। 2004-5 के गरीबी अनुपात 37.2 था जो वर्ष 11-12 में घटकर 21.9 हो चुका है। अब आपके टेक्स्ट बुक में चार्ट भी दिया है कि कोलकाता में इसका मेन सेंटर वहाँ पड़ता है। जो राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यक्रम के प्रमुख एवं महानिदेशक होते थे, जो अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न देशों के लिए स्तर पर NSSO का काम करने की जिम्मेदारी उन पर होती है और डेटा विश्व के सामाजिक आर्थिक विषयों पर राष्ट्रव्यापी स्तर के संरक्षण ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के डेटा एकत्रित करते हैं। ये NSSO का काम है। जब आर्थिक सर्वे के बाद सांख्य के आंकड़ों के आधार पर बनाए जाने वाले राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आंकड़े, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी का प्रमाण 2004 और 5 और जिसमें 41.8 था और 11-12 में घटकर 25.7 हो गया, जबकि शहर के क्षेत्रों में 2004-5 गरीबी का प्रमाण 25.7 था जो वर्ष घटकर 2011-12 में 13.7 हो गया। अब अनेक विभिन्न राज्यों में वहाँ पर भी गरीबी का प्रमाण यानी निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण देखने को मिलता है। यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में भी एक चार्ट दिया गया है कि 10% से कम, 10 से 20%, 20 से 30% प्रतिशत या 30 से 40% कौन कौन से देश में देखने को मिलता है, जिसमें चार्ट भी दिया है। उसको वही रूप से समझाया गया है कि ऊपर दर्शाई गई जानकारी के अनुसार 10% से कम गरीबी दर्शाने वाले राज्यों में गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश का समावेश किया जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा राज्यों में 10 से 20% गरीबी को प्रमाण देखने को मिलता है, जबकि पश्चिम बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में 20 से 30% और मध्य प्रदेश में आसाम, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश में गरीबी का प्रमाण अधिक यानी 30% से 40% देखने को मिलता है। 2013 के प्रकाशित हुए वार्षिक अहवाल के अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों में सबसे कम गरीबी, वहाँ पर अंडरलाइन कर देना, विभिन्न राज्यों में सबसे कम गरीबी 5.09% के आधार पर गोवा राज्य था और सबसे अधिक गरीबी का प्रमाण 39.93 में छत्तीसगढ़ राज्य था। अब
हम सापेक्ष गरीबी के बारे में पढ़ेंगे कि निरपेक्ष गरीबी की संकल्पना के आधारभूत न्यूनतम आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक न्यूनतम उपभोग खर्च को ध्यान में लिया गया है। जो हमारी आय हो तो पहले व्यक्ति अपनी आवश्यकता पर ही खर्च करेगा, परंतु सापेक्ष गरीबी की संकल्पना में समाज में रहने वाले अलग अलग वर्गों के बीच हुई आय के असमान वितरण को ध्यान में लिया गया है कि सामान्य रूप से प्रत्येक अर्थतंत्र में आय के वितरण की असमानता देखने को मिलती है। तब कहा कि आय वाले वर्ग अधिक आय वाले वर्ग की तुलना करना, वहाँ पर गरीब व्यक्ति की तुलना करके व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूरी नहीं कर सकता, उसकी तुलना की जाती है, जबकि सापेक्ष गरीबी में व्यक्ति की आय को ध्यान में रखा जाता है कि सापेक्ष गरीबी के अध्ययन हेतु समाज के लोगों को अलग अलग आय वर्गों को विभाजित करने के आय के वितरण की असमानता के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। और सापेक्ष गरीबी समाज के अलग अलग आय वर्गों को यानी समूह कि आपके नीचे चार्ट भी दिया है कि समूह दिया हुआ है, देखो वहाँ पर 1 2 3 4 5 और उनकी आय सामने दी गई कि एक समूह में कितनी 0 से 30,000 की आय होने वाली चाहिए। और भारत के लिए अब ऐसा तर्क दिया गया है कि तेजी से विकास कर रहे देश के रूप में गरीबी का अध्ययन गरीबी रेखा के बदले सापेक्ष गरीबी अथवा आय का असमान वितरण के संदर्भ में है। अब यहाँ पर ऊपर के आपके चार्ट के अनुसार कि समाविष्ट वर्ग की आयु में एक समाविष्ट वर्ग की आय की अधिक से अधिक जिसे कहा जा सकता है समूह, यानी 2 से अधिक आय किसकी है, 2 से 3 2 से 4 3 से अधिक 5 4 से अधिक, यानी 2 व्यक्ति की आय यानी 2 समूह की तुलना, 1 और 2 समूह दिया है पर 1 से अधिक किसकी आय है, दूसरे समूह की, दूसरे से तीसरे समूह की आय अधिक है, तीसरे से चौथे समूह की आय अधिक है और चौथे से 5वें समूह की आय अधिक है। सापेक्ष गरीबी या आय की असमानता मापने के लिए सामान्य रूप से आय समूह की रचना, लॉरेंज वक्र और वहाँ पर पूरा अंडरलाइन कर देना 3 पद्धति है कि सापेक्ष गरीबी अथवा आय समानता मापने की पद्धतियाँ कितनी हैं। तो पहली है आय समूह की रचना, दूसरी है लॉरेंज वक्र, गिनी गुणोत्तर जैसी पद्धति का उपयोग होता है। अब हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि आपको गरीबी निर्देशक पढ़ना नहीं है। अब हम पढ़ेंगे गरीबी के कारण। गरीबी के 5 कारण है, जो 5 कारण है जिसमें पहला है ऐतिहासिक कारण, दूसरा है ग्रामीण गरीबी का कारण, तीसरा है आर्थिक कारण, चौथा है सामाजिक कारण और 5वां है अन्य कारण। जहाँ पर हर एक परिबल की समझूती थोड़ी बहुत आप 11th में भी पढ़ चुके हो, जिसका ख्याल आपको है ही, पर हम फिर से थोड़ी आपको समझा देते हैं। पहला है गरीबी का कारण। अब गरीबी कारण यानी उस कौन से कारण से गरीबी दिखाई देती है। आप लोगों ने इतना पढ़ा सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी की, जिस व्यक्ति की आय जो न्यूनतम नक्की करा उससे कम हो निरपेक्ष गरीबी, और आय की तुलना में एक व्यक्ति की आय से दूसरे व्यक्ति की आय अधिक हो वो सापेक्ष गरीब। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब गरीबी के कारण कौन कौन से कारण गरीबी हो सकती है और गरीबी दिखाई देती है, उसके निवारण भी हमने पढ़ना है, जिसमें 5 कारण है। पहला है ऐतिहासिक यानी हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। अब आप लोगों ने 11th में देश अर्थतंत्र के बारे में पढ़ चुके कि हमारे देश में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी थी, मिर्च मसाला मरी यानी इतनी सारी रेशम, इतनी सारी वस्तु की हम क्या करते थे, निर्यात करते थे। पर क्या हुआ, अंग्रेजों के शासन में हम लोग आ चुके और जिसके कारण हमारा देश गरीब बन चुका। अब वही यहाँ पर हमें ध्यान में पढ़ना है कि कौन ऐतिहासिक कारण से गरीबी प्राप्त हुई। कि ऐतिहासिक बताता है कि 17वीं सदी में भारत अधिक प्रमाण में शहरीकृत और व्यावसायिक राष्ट्र था, यानी हमारे देश में हर एक वस्तु प्राप्त होती थी, हमें दूसरे देश पर आधार रखना पड़ता नहीं था और अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया। व्यापार में भारत सूती वस्त्र का निर्यात करने में मुख्य स्थान रखता था। वहाँ पर अंडरलाइन कर देना कि भारत का मुख्य
उद्योग कौन सा था? तो सूती वस्त्र की निर्यात करते थे। उसके साथ सिल्क, मिर्च मसाले एवं चावल का निर्यात करते थे। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जवाबदार। ऐतिहासिक कारण के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी जवाबदार है। अंग्रेज, फ्रेंच और डच जैसी प्रजा हमारे देश में, ये भी प्रश्न है कि हमारे देश में कौन सी प्रजा आई थी कि अंग्रेज, फ्रेंच और डच प्रजा के आगमन के बाद उनके साम्राज्यवादी शोषण नीति के कारण भारत में कृषि और उद्योगों की परिस्थिति बिगड़ी। आप लोग जानते हो भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी शुरुआत गांव से हुई है। अभी इसके आगे भी आपको ग्रामीण क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी आता है कि अंग्रेजों के शासन के दौरान विविध कारणों से भारत में कृषि क्षेत्र की स्थिति नाजुक बन गई। एक तरफ भारत ने कृषि वर्षा पर आधारित, आप तो जानते हो कि हम कृषि क्षेत्र, हमारा शुरुआत कृषि क्षेत्र हुई, भारत कृषि क्षेत्र वाला देश गिना जाता है, पर हम बारिश पर आधारित है। जो बारिश आई तो हमारा कृषि क्षेत्र पे अनाज का उत्पादन अधिक होगा, और नहीं हुआ तो अतिवृष्टि और अनावृष्टि भी हो सकती है, तो अनाज गेहूँ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और कृषि क्षेत्र पर अधिक से अधिक अकाल पड़ना अर्थात जमीन महसूल बटाई इत्यादि के कारण किसान आर्थिक रूप से कंगाल, क्योंकि वहां पर जो गरीब गांव में व्यक्ति रहते वही कृषि क्षेत्र पर कार्य करते। अभी शहर के लोगों को कृषि क्षेत्र पर कार्य करना अच्छा नहीं लगता, और जिसके कारण उसको कृषि क्षेत्र पर पैसे की जरूरत होती तो व्यक्ति क्या करता था कि जमींदार के पास से लाता और वही पैसे से करता, और जो अनावृष्टि हुई तो वो भी नुकसान हो जाता और व्यक्ति चुंगल में, अंग्रेजों के चुंगल में फंस गया। आर्थिक रूप से वो कंगाल हो गया और जमींदार, साहूकार के बड़े बड़े व्यापार, दिए गए जाने वाले कर्ज एवं ब्याज के बोझ में दबता चला गया। किसान भूमिहीन हो गया, कृषक एवं कृषि की हाल पर बेहाल हो गया। जो जमीन अपनी थी वहीं पर उसको काम करना पड़ता, वो जमीन सरकार यानी जमींदार की बन जाती थी और व्यक्ति गरीब होता गया। उद्योग एवं व्यापार नीति के मामले में भी अंग्रेज ने भारत के इसी प्रकार 1853 में रेलवे की शुरुआत करी। औद्योगिक नीति अमल में लाई गई, जिससे अंग्रेजों का व्यापार में फायदा हो गया। भारत में निर्यात के लिए यूरोप के बाजार में विविध प्रतिबंध लगा दिए गए, जबकि इंग्लैंड में उत्पादित वस्तु भारत में बेचने के लिए विशेष प्रकार के कर, राहत और छूटछाट दी गई, और कौन कौन पहुंचाए के लिए रेलवे का उपयोग किया गया। इसी प्रकार की नीति अंग्रेज ने भारत के उद्योग, उत्पादन एवं विक्रय के अधिशेष प्राप्त हुआ और इंग्लैंड में पूंजी निवेश करके औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, और वहां पर उत्पादित माल के विक्रय हेतु भारत बाजार का उपयोग किया गया। इस व्यवस्था में भारतीय उद्योग और व्यापारियों की स्पर्धात्मक और उत्पादन शक्ति घटने लगी, और भारत एवं छोटे एवं गृह उद्योग बर्बाद हो गए, और जिसके परिणाम स्वरूप भारत में बेकारी और गरीबी बढ़ने लगी। गृह उद्योग यानी छोटे घर पे से ही कोई उद्योग बनाना, अगरबत्ती का उद्योग ये, और अपना जीवन बिताना, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में बेकारी यानी व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से काम करने की तैयार है पर उसको काम ना मिले तो बेरोजगार अथवा बेकार है। अब दूसरा कारण है ग्रामीण गरीबी। आपके स्क्रीन पर भी है। ग्रामीण गरीबी के दो प्रकार है, प्राकृतिक परिबल और जनसंख्या सम। प्राकृतिक परिबल यानी वर्षा पर आधारित होना, जनसंख्या यानी दिन प्रतिदिन जनसंख्या में वृद्धि होना। प्राकृतिक परिबल, शुरुआत में ही भारत एक कृषि प्रधान देश रहा और आज भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा गांव में कृषि निर्भर। अभी आप लोग जानते होंगे आपके कई परिवार के व्यक्ति गांव में रहते हैं और वहीं कृषि क्षेत्र पर कार्य कर रहे हैं। भारत में कृषि क्षेत्र में उत्पादन का आधार मुख्य रूप से प्राकृतिक तत्व जैसे कि वर्षा, वायु, जल इत्यादि पर निर्भर है। बार बार अकाल पड़ना, बरसात की अनिश्चितता, बाढ़ इत्यादि के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादन तथा आय कम और अनिश्चित रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप गरीबी का प्रमाण अधिक देखने को मिलता है। जनसंख्या संबंधित परिबल। अब देखो, जनसंख्या यानी दिन प्रतिदिन जनसंख्या में वृद्धि होना, और इतने लोग कृषि क्षेत्र पर कार्य करेंगे तो लोगों की आय में परिवर्तन होगा नहीं और लोगों की आवश्यकता पूरी होगी नहीं, जिसके कारण अधिक लोग कृषि क्षेत्र पर कार्य करें, अधिक लोग शहर में स्थापित होते हैं। और
भारत में आज़ादी के बाद आयोजन काल दौरान आर्थिक विकास के साथ तेजी से सुधरती स्वास्थ्य सेवा के कारण एक तरफ मृत्यु दर में तेजी से कमी आई और सामने जन्म दर में विशेष कमी नहीं आई, और जिसके परिणाम स्वरूप ऊंची जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली। तेजी से बढ़ती जनसंख्या कारण प्रति व्यक्ति आय में विशेष वृद्धि हुई नहीं। छोटा सा जमीन का टुकड़ा है और घर के 10 व्यक्ति वहीं पर काम करेंगे तो वही आय वहीं पर सीमित हो जाएगी, और जितनी जनसंख्या अधिक उतनी व्यक्ति की आय में कमी होती है। और निजी प्रति व्यक्ति आय और परिवार का कद बड़ा होने से जीवन की गुणवत्ता का स्तर नीचा रहता है, और बढ़ती जनसंख्या में श्रम की आपूर्ति तेजी से बढ़ी और रोजगार के अवसर धीमी गति से वृद्धि होने के कारण वेतन दर घटने से और बेरोजगारी बढ़ती गई, जिसके परिणाम स्वरूप गरीबी में वृद्धि हुई। अब हमारा गरीबी का तीसरा कारण है आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण यानी रोजगार, आय प्राप्त करने का उद्देश्य, जिसमें पहला है प्रति श्रमिक नीची कृषि उत्पादकता। हर एक व्यक्ति कृषि क्षेत्र, हमारे 3 क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। अब तीनों क्षेत्र में पहला उद्योग प्राथमिक क्षेत्र पर ही आधारित है। हर एक व्यक्ति पहले वहीं से अपनी आय प्राप्त करता था। भारत में ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी अधिक होने के एक महत्वपूर्ण कारण कृषि क्षेत्र का श्रमिक की निम्न शिक्षा कृषि उत्पादकता थी। कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाओं का अभाव और उत्पाद प्राप्य टेक्नोलॉजी, अभी तो यहाँ नए नए सुधार आए, नई नई टेक्नोलॉजी आई तो अभी परिवर्तन, पर पहले के समय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी बारिश के आधार पर कार्य करना। और तालीम की कमी, पूंजी निवेश का नीचा दर और जनसंख्या बोझ के कारण दबाव इत्यादि कारण प्रति श्रमिक कृषि उत्पादकता नीची रहती और परिणाम स्वरूप किसान की आय में नीची रहने से गरीबी का प्रमाण बढ़ता था। दूसरा कारण है हमारा कि जमीन तथा संपत्ति का असमान वितरण। अब घर में जैसे जनसंख्या बढ़ेगी और हर एक व्यक्ति को दिए जाएंगे तो एक बड़ा टुकड़ा उसमें से छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो जमीन का बंटवारा हो जाएगा और संपत्ति का भी कम हो जाएगी व्यक्ति की आय। और कृषि के लिए जमीन खूब महत्वपूर्ण है, और भारत में अंग्रेज के शासन से जमींदारी प्रथा जैसी व्यवस्था की वजह से जमीन मालिकी कुछ जमींदारों के हाथ में भी थी। ये वर्ग खेती के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े न होने के कारण उन्हें खेती के विकास के पूंजी निवेश के भी रुचि नहीं रहे, क्योंकि जो जमीन अपनी थी वो जमींदारों को दे देनी पड़ती और वहीं से हमें काम करना पड़ता, पैसे की जरूरत होती और नहीं होने के कारण हम जमींदार के पास से पैसे लाते और वो पैसे से हम कृषि क्षेत्र पर वो पैसे खर्च होने के कारण बियारण और रासायनिक खाद में लाने के लिए वो खर्च हो जाते और फिर वो जमींदार को जमीन दे देनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र को कृषि उत्पादन एवं कृषि उत्पादकता नीची रहने से गरीबी का ऊंचा प्रमाण देखने को मिला। अब है छोटे एवं गृह उद्योगों को अल्प विकास। छोटे एवं गृह उद्योग जो 5 लाख से शुरू 25 करोड़ से कम जो उत्पादन विकास कर सको, और इसीलिए और गृह उद्योग घर में ही छोटे मोटे काम करके आय प्राप्त करना। ये लेसन आपको 9th या 10th लेसन है आपका, जो उसमें पढ़ना है कि भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से आर्थिक विकास की व्यूह रचना के भागरूप में आधारभूत एवं बड़े उद्योगों को महत्व दिया गया। छोटे पैमाने के उद्योग जो साधन करते हैं उपयोग करते हैं वो बड़े उद्योगों को भी मदद रूप होते हैं। एक श्रमिक तब का उद्योग दिखता है, उनकी अपेक्षा से तदुपरांत कृषि के साथ जुड़े हुए उद्योग जैसे कि पशुपालन, डेयरी उद्योग, मत्स्य पालन इत्यादि की सीमित विकास के कारण मौसमी बेरोजगारी अधिक दिखाई पड़ती है और जिसके गरीबी का प्रमाण अधिक रहता है। अब तेजी से बढ़ते भाव में गरीबी के गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं और अकाल, नीची राष्ट्रीय आय, तेजी से बढ़ती मांग, उत्पादन खर्च में हुई वृद्धि इत्यादि के कारण वस्तु और सेवा की खाद्य सामग्री में भाव में तेजी से वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कम आय वर्ग वाले क्रय शक्ति तेजी से कर सकते हैं। जिस व्यक्ति की आय कम हो और वस्तु की कीमत अधिक बढ़े तो व्यक्ति को खरीद सकता नहीं है। अभी कोरोना महामारी में ऐसा ही हुआ है, व्यक्ति की रोजगार चला गया है, व्यक्ति की आय कम हो चुकी है, हर एक वस्तु के भाव बढ़ रहे हैं तेजी से,
और व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूरी कर सकता नहीं है और व्यक्ति का जीवन स्तर ऐसे नीचे जाता है और गरीबी बढ़ती है। दूसरी तरफ बढ़ते भाव की स्थिति से उद्योगपतियों, व्यापारियों और बड़े किसानों को भी फायदा है, जिससे समाज में आय की असमानता भी बढ़ती है। अब है लास्ट आर्थिक कारण, बेरोजगारी का ऊंचा प्रमाण। 1929 से 1930 का समय जो विश्व की महामंदी का समय कहा जाता है। बेरोजगारी यानी व्यक्ति काम करने की इच्छा शक्ति रखता है पर उसको काम मिलता नहीं है और गांव में तो दूसरा काम कृषि क्षेत्र के सिवा कोई दूसरा काम तो है ज नहीं। भारत में अधिकांश आबादी गांव में कृषि पर निर्भर है, परंतु अधिकांश खेती होने से वर्ष में 1 या 2 बार फसल प्राप्त होती है। कई बार फसल न बारिश ना आए तो व्यक्ति को बैठा रहना पड़ता है और 8 महीने उनको काम करना है, बाकी के समय तो उनको बैठा है। इसी कृषि क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी अधिक प्रमाण में देखने को मिलती है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और संयुक्त परिवार प्रथा के कारण खेती पर जनसंख्या की मार बढ़ने से प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी छुपी बेरोजगारी, जहां पर एक व्यक्ति कार्य करने की जरूरत हो या एक से अधिक व्यक्ति कार्य करे तो प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थात छुपी बेरोजगारी कही जाती है। इसके बाद वाला बेरोजगारी वाला लेशन, जिसमें बेरोजगारी के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। और गांव के कृषि क्षेत्र के पूरक उद्योगों का कम विकास, निरक्षरता, श्रम की कम गतिशीलता इत्यादि के कारण बेरोजगारी का प्रमाण खूब ऊंचा देखने को मिलता है, जिससे गरीबी एक कारण है। अब आगे सामाजिक कारण और अन्य कारण और गरीबी दूर करने के उपाय इसके बाद वाले सेशन में हम पढ़ेंगे। ये सब आपको नोट्स बनानी है।